ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। सबसे पहले आपको उन 4 खबरों के बारे में जल्दी से बता दें जिन्हें आगे आप इस बुलेटिन में विस्तार से देखने वाले हैं। आपके किसी जानने वाले के पास अगर थार हो तो उससे यह जरूर पूछिएगा कि क्या थार खरीदने के बाद दिमाग पर कोई भूत सवार हो जाता है। हमें ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि आए दिन थार चलाने वालों की सनक सड़क पर दिख जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इसकी कहानी पूरी क्या है आगे आपको विस्तार से दिखाएंगे। आज आपको एक ऐसे पति के बारे में बताएंगे जिसने पत्नी का मर्डर करके उसकी तस्वीर अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा ली और फिर खुद ट्रेन के नीचे आ गया। इस खौफनाक वारदात की वजह बना पत्नी का अवैध संबंध जो नर्स के पद पर तैनात थी। आज ईवीएम एक बार फिर से चर्चा में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब पहली बार ईवीएम खुली तो 3 साल पहले आया नतीजा ही पलट गया। जिस प्रत्याशी को हारा हुआ बताया गया था वो बड़े अंतर से जीता हुआ पाया गया। यानी जिस प्रत्याशी को लोगों ने जिताया था उसे सिस्टम ने हरा दिया। बात करेंगे बेरहम सैलाब की। पहले उत्तराखंड में बादल फटने पर तबाही मची, फिर हिमाचल प्रदेश में कुदरत का प्रकोप दिखाई दिया और अब जम्मू कश्मीर में इसी तरह के सैलाब ने दर्जनों लोगों की जान ले ली। पहाड़ पर अब जब भी बादल गरज रहे हैं लोगों का दिल जोर जोर से धड़कने लग रहा है। इसकी भी तस्वीर आपको आगे हम दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं ग्रेटर नोएडा की खबर से, जहां एक शख्स को पत्नी और बच्ची के साथ दिल्ली जाना था। इसके लिए उसने कैब बुक की, लेकिन रास्ते में कैब वाले ने जो किया उसे ये परिवार अब कभी भुला नहीं पाएगा। ड्राइवर गाड़ी को रफ्तार से सड़क पर दौड़ा रहा था और पूरा परिवार उसके आगे गिड़गिड़ा रहा था। अरे भाई क्या कर रहे हो भैया एक मिनट रुक जाओ, गाड़ी बंद कर। वो लग जाएगी भैया, गाड़ी बंद कर देंगे भैया मेरी। अरे बच्चे हैं मेरे साथ यार भाई मैं सेफली बताऊंगा भैया। वो बात नहीं है, आगे जाके प्रॉब्लम हम लोगों को ही होगा। ये कैब ड्राइवर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। ये किसी तरह अपनी कार को इस रास्ते से दूर ले जाना चाहता था, फिर चाहे कुछ भी हो। भैया प्लीज रोक लो। पीछे नहीं भैया इधर नहीं है, प्लीज रोक लो। भैया रोक रहा हूँ आगे रोक रहा हूँ। नहीं है पीछे गाड़ी, मैं रोक रहा हूँ। भैया प्लीज रोक दो, आप यहीं पे रोको गाड़ी। भैया पीछे नहीं, हम उतर जाएंगे, 1 सेकंड में उतर जाएंगे। लग जाएगी भैया, पीछे नहीं है गाड़ी, मैं बोल रहा हूँ, देख लिया। साइड में रोक लीजिए ना प्लीज। मुझे उतार दे, तू जहाँ जाना जा भाई। भैया प्लीज, भैया मैं पैर पड़ जाऊँ आपके। हम 1 सेकंड में उतर जाएंगे। कैब में एक छोटी सी बच्ची भी थी जो इस कैब ड्राइवर की हरकतों से बुरी तरह डर गई थी और चीख रही थी। भाई रोक ले यार, भैया रोक लो यार, भैया भाई रोक ले अभी रोक लो भैया बस यहीं पे रोक ले। आप रोक लो ना प्लीज, रोक लो ना, स्लो कर दो ना भैया प्लीज, मेरी बेटी है साथ में। दरअसल इस कैब ड्राइवर को ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने हाथ देकर रुकने के लिए कहा था, जिसके बाद ये रुका नहीं और 3 लोगों की जान को दांव पर लगाकर चालान कटने के डर से भागने लगा। आप वो नहीं समझ रहे, वो पीछे है पुलिस। भाई वो जाने नहीं देंगे तुम्हें, भाई समझा करो। भाई मैं पैसे दे दूंगा, रुक जाओ यार। मैं बात कर लूंगा, तुम रुक जाओ यार। भाई मत कर यार, बच्चे साथ में यार, समझा कर यार मेरे भाई। प्लीज समझो ना भैया। हमें उतार दो, तुम जैसे करना हमें उतार दो। ये परिवार सिर्फ यही दुआ कर रहा था कि किसी तरह कार रुके और ये लोग उससे बाहर आ जाएं। भैया मैं दरवाजा के रेडी कर रहा हूँ, आप जब स्लो कर दो हम निकल लेंगे भैया प्लीज। सच में नहीं है, 1 सेकंड रुक जाओ। काफी देर तक ये परिवार चीखता चिल्लाता रहा और कई किलोमीटर दूर जाने के बाद इस ड्राइवर ने कार रोकी और जैसे ही तीनों लोग उतरे ये बिना पैसे लिए ही भाग गया क्योंकि इसे चालान कटने का डर था। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से रीलबाजी का एक वीडियो सामने आया जहां युवकों के एक ग्रुप ने थार एसयूवी पर बैठकर रील बनाई। इस दौरान यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। इसे रील कहें या रंगबाजी आप खुद तय कीजिए। गिनती गिनते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 कुल 7 लोग वीडियो में कानून की खिल्लियां उड़ाते दिखाई दिए। 4 युवक कार की छत पर बैठे हैं, एक कार की बोनेट पर। ड्राइवर भी मस्ती में चूर है। ड्राइवर की बगल वाली सीट से भी एक युवक खतरनाक तरीके से बाहर निकला। वीडियो पनीवा गंडक नदी के पुल पर बनाया गया है। पुलिस अब इस मामले की पड़ताल कर रही है। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक बदमाश ने नई खरीदी हुई बाइक आग लगा दी। बदमाश की यह करतूत वहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। यह घटना डीजे हल्ली इलाके की है, जहां आग लगते ही बाइक धू-धू कर जलने लगी। बाइक से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी। इससे पहले हेलमेट पहना आरोपी बोतल में पेट्रोल लेकर वहां पहुंचा। सबसे पहले उसने बाइक पर पेट्रोल छिड़का, उसके बाद माचिस निकालकर उसमें आग लगा दी और वहां से फरार हो गया। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि आरोपी ने आग क्यों लगाई, लेकिन बाइक में आग तेजी से भड़की और पास में खड़ी दूसरी बाइक और एक साइकिल को भी अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंडन पुल के पास एक बड़ा हादसा हो गया जब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर पिकअप वैन की टक्कर एक दूसरी गाड़ी से हो गई। इसके बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि जिसकी लपटें दूर दूर तक दिखाई दी। बताया जा रहा है कि गाड़ी में रबर की सीटें भरी थी, जिससे आग तेजी से फैली। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें 2 टैंकरों के साथ मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। राहत की बात ये रही कि हादसे में शामिल दोनों गाड़ियों के ड्राइवर सुरक्षित हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तार और अचानक ब्रेक लगाने की वजह से हुआ। लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस के एक कोच के यात्री ने कूलिंग की समस्या होने की शिकायत की, जिसके बाद एसी पैनल खोला गया। उसमें से जो निकला उसके बाद हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गई। पहला पैकेट, दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट। रेल कर्मी एसी ठीक करने ऊपर चढ़ा और एसी पैनल से एक एक कर इन पैकेट को बाहर निकालने लगा। इन पैकेट्स में कुछ और नहीं बल्कि अवैध शराब की बोतलें हैं, और वो भी 5, 10, 20, 25 नहीं बल्कि इन जैसे पैकेट से 150 से ज्यादा शराब की बोतलें निकली। बस्ती जीआरपी पुलिस ने खगड़िया निवासी आशीष नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से करीब 57,000 की शराब की बोतलें बरामद हुई। प्लान बिहार में दोगुने दाम पर शराब बेचने का था। आरोपी आशीष इसी ट्रेन में कोच अटेंडेंट पद पर कार्यरत है। यूपी के झांसी में बेजुबान के साथ दरिंदगी करने का एक मामला सामने आया। वीडियो वायरल होने के बाद पशु प्रेमी आरोपियों पर अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 30 सेकंड के इस वीडियो में दिखाई दिया कि 2 स्कूटी सवार कुत्ते को घसीट कर ले जा रहे हैं। कुत्ता खुद को बचाने की कोशिश करता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग कुत्ते को घसीटने का विरोध भी करते हैं, लेकिन इन पर कोई असर नहीं होता। लेके जा, अभी देख पुलिस भी पहुंचेगी। जा हाँ, जा जा हाँ, जा हाँ, जाओ ना, लेके जाओ ना। वायरल वीडियो यूपी के झांसी का है। युवकों का दावा है कि कुत्ता मोहल्ले के बच्चों को काट रहा है और इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी इस वक्त उफान पर है। ऐसे में नदी किनारे बने मकानों और मंदिरों पर खतरा मंडरा रहा है। एक ऐसी ही डराने वाली तस्वीर निघासन इलाके से सामने आई, जहां शारदा नदी के कटान से प्राचीन शिव मंदिर नदी में समा गया। इस खौफनाक मंजर ने लोगों को डरा दिया। इससे पहले इसी गांव में एक एक कर 6 घर नदी में समा चुके हैं। जिस वक्त मंदिर नदी में समा रहा था उस वक्त ग्रामीण भोलेनाथ का जयकारा लगा रहे। तस्वीरें आपके सामने हैं। नदी के उफान के बाद किस तरीके की मुसीबतें यहाँ पर हैं, हालात बिगड़ गए हैं। नदी में शिव मंदिर में किस तरीके से जल समाधि ली, कटान क्योंकि लगातार हो रहा है मिट्टी का, और किनारे पर बने हुए मंदिर किस तरीके से पानी में समा गया। तस्वीरें आपके सामने। वैसे तो आज दिल्ली में बारिश की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई, लेकिन कालकाजी से जो वीडियो सामने आया वो डराने वाला था। भारी बारिश की वजह से 100 साल पुराना नीम का पेड़ उखड़कर बाइक और कार पर गिर गया। इस हादसे में बाइक पर बैठे हुए शख्स की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठी उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। ये दर्दनाक हादसा बहुत कुछ कहता है। इस हादसे पर बहुत सारे सवाल भी हैं, उनके बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले आपको पूरी खबर दिखाते हैं। बरसती बूंदों के बीच मौत बनकर गिर गया पेड़। सब कुछ सामान्य था। अचानक नारंगी रंग का रेनकोट पहने बाइक सवार गुजरता है और उसके ठीक बाद सड़क किनारे लगा ये नीम का पेड़ रोड पर गिर जाता है। जिसकी चपेट में बाइक सवार पिता पुत्री और किनारे की कार आ गई। पिता पूरी तरीके से पेड़ के नीचे दबा था, जबकि बेटी का पैर और पेट के नीचे का हिस्सा पेड़ के नीचे फंस गया था। यह हृदय विदारक मंजर जिसने देखा वो बाप बेटी को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। महिला लगातार पेड़ में फंसी हुई रही और वो तड़पती रही। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत की उसको फिलहाल बाहर निकालने की, लेकिन नहीं निकाल पाए। और जब उनको बाहर निकालने की कोशिश की गई तो बहुत देर हो चुकी थी। नीम का पेड़ 100 साल पुराना बताया गया, जो इतना मोटा और भारी था कि वहां मौजूद लोगों की ताकत उसे उठाने के लिए नाकाफी साबित हुई। और जब तक प्रशासन क्रेन लेकर पहुंचा, बाइक सवार पिता की मौत हो चुकी थी।
कालकाजी में सड़क पर पेड़ गिर गया और आरोप है कि जब तक मदद पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आप सोचिए, देश की राजधानी से आगरा पहुंचने में 2 घंटे का समय लग जाता है। नया एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद दिल्ली वाले 1 घंटे में मेरठ पहुंच जाते हैं। उसी देश की राजधानी में कालकाजी में हुआ यह हादसा जिस तरह से होता है, और आरोप है कि वहां क्रेन और मदद पहुंचने में 2 से 2.5 घंटे का समय लग गया। स्थानीय लोगों के आरोप हैं कि अगर मदद समय पर पहुंच जाती तो जान बचाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और देश की राजधानी में समय पर मदद के अभाव में एक परिवार की खुशियां लुट गई। बाप बेटी पेड़ के नीचे से नहीं निकाल पाए तो लोगों ने प्रशासन को जानकारी दी, लेकिन आरोप है कि इतने भीषण हादसे के बावजूद प्रशासन करीब 2 घंटे बाद मौके पर पहुंचा। 2 घंटे से महिला फंसी हुई थी, तरफ रहा था कि मुझे बचा लो, प्रशासन कोई भी नहीं आ रहा था। जनता लोग क्या करता? प्रशासन की देरी से लोग बेहद नाराज हैं। लोगों का कहना है कि अगर समय से प्रशासन की मदद मिल जाती तो जान बचाई जा सकती थी। आधे घंटे में आ जाती ना तो दोनों आदमी बच जाते। हाँ, आधे घंटे में आते तो बच जाते जी। आरोप ये भी है कि भारी भरकम पेड़ को उठाने के लिए प्रशासन ने पहले गाड़ियों को उठाने वाली क्रेन को बुला लिया, इस वजह से भी देर हुई। उठाने वाला क्रेन को लेके आ रहे हैं लोग, इसको पेड़ को हटाने के लिए गाड़ी उठाने वाले ट्रेन। कुल मिलाकर स्थानीय लोग इस हादसे में चली गई जान के पीछे प्रशासनिक अमले की लापरवाही और लेट लतीफी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हैदराबाद के याकुतपुरा में एक व्यक्ति मौत को मात देकर लौट आया। वो बकरियों के लिए हरे पत्ते तोड़ने गया था, लेकिन अचानक तेज रफ्तार में बहते हुए 10 मीटर गहरे नाले में गिर गया। लेकिन वक्त रहते उसने दीवार को पकड़ लिया था। पानी का बहाव काफी तेज था, ऐसी स्थिति में ज्यादा देर तक वहां खड़ा नहीं रह पाता। आसपास के लोग तुरंत बांस की सीढ़ी लेकर पहुंचे और युवक को बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी। दीवार से टेक लेकर साथियों ने सीढ़ी युवक तक पहुंचाई और उसे संभल कर ऊपर आने के लिए कहा, लेकिन पानी की रफ्तार देखकर युवक डर रहा था। लेकिन साथियों के कहने पर हिम्मत से काम लिया और दीवार छोड़कर सीढ़ी को पकड़ लिया। खुद को संभालते हुए सीढ़ी के सहारे ऊपर की ओर बढ़ने लगा और थोड़ी देर में वो बाहर निकल आया। इस तरह उसकी जान बच गई। देखिए, पहाड़ों पर इस वक्त दहशत का माहौल है। जैसे ही लोग बादलों की गरज सुन रहे हैं, सुरक्षित स्थानों पर भागने लग रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो एबीपी न्यूज के कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ है। शिमला के गानवी गांव में डर और दहशत का माहौल है। बुधवार को यहां बादल फटा था, जिसने जबरदस्त तबाही मचाई। कई लोगों के घर बह गए और पूरा गांव तबाही के निशान समेटे हुए है। इस बीच जब हमारे संवाददाता एक शख्स से बात कर रहे थे तो बादल गरजने के बाद वो शख्स भागने लगा। आपका घर कहाँ है? यहाँ थोड़ा सा घर यही है सर, ये सामने जो जहाँ हम खड़े हैं ये अपना घर है सर, और ये सामने वाला भी घर है सर, अपना ही घर है। हाँ जी। आप लोगों के घर जो हैं, अब सारे खड्ड ने तो अपना रूट ही बदल लिया है ना। मेन जो खड्ड है वो इस तरफ आ गई। अब आप लोगों के घर तो रहने लायक बचे ही नहीं है। कहाँ रह रहे हैं आप? सर हम तो कल शाम से भूखे प्यासे है जी, कहाँ जंगल में रह रहे हैं, रहने के लिए कोई ये नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मंजर किस तरीके का है कि बादल जो है यहाँ गरज रहे हैं, तो स्थानीय लोग जो हैं यहाँ से भाग रहे हैं, क्योंकि बादल जो हैं जोर जोर से गरज रहे हैं। तो स्थानीय लोग यहाँ से भाग रहे हैं कि बात जो क्यों आप बादल गरज रहे हैं, आपको डर लग रहा है? हाँ, डर लग रहा है सर। देखो बादल कैसी आवाज आ रही है इसकी। बुधवार की शाम को भी इसी तरह बादल गरजे थे, जिसके बाद पूरे इलाके में तबाही मच गई। झारखंड में जमशेदपुर से दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है। यहाँ पति ने पहले घर के अंदर अपनी पत्नी का मर्डर किया और फिर ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। 34 साल की शिल्पी मुखर्जी सीएससी में नर्स के पद पर तैनात थी। बताया जा रहा है कि शिल्पी का किसी शख्स के साथ अवैध संबंध था और ये बात उसके पति साहिब मुखर्जी को पता चल गई थी। गुरुवार को साहिब वर्मा ने पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके चलते दोनों में झगड़ा हुआ और इसी झगड़े में साहिब मुखर्जी ने पत्नी शिल्पी मुखर्जी को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। पत्नी का मर्डर करने के बाद साहिब मुखर्जी ने व्हाट्सएप स्टेटस पर इसकी जानकारी शेयर की और सुसाइड नोट लिखकर ट्रेन के आगे कूद गया। शिल्पी और साहिब की शादी 4 साल पहले हुई थी। घर वालों ने बताया कि शादी के बाद सब कुछ ठीक था, लेकिन अवैध संबंधों की ये कहानी खौफनाक अंजाम पर जाकर खत्म हो गई। मध्य प्रदेश के कटनी में एक महिला अपने पिता और भाई के साथ एसपी ऑफिस पहुंची और पति पर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। 2013 में युवती की मुलाकात इंस्टाग्राम पर धर्मेंद्र शर्मा नाम के युवक से हुई थी। 4 साल बाद दोनों ने शादी कर ली। युवती का दावा है कि शादी के बाद से धर्मेंद्र का व्यवहार एकदम बदल गया और मारपीट करने के अलावा गंदी फोटो और वीडियो देखने को मजबूर करने लगा। यही नहीं, युवती ने आरोप लगाया कि धर्मेंद्र ने उसकी गंदी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर अपलोड की और अक्सर दहेज के लिए प्रताड़ित करता। इन सबसे तंग आकर युवती ने अलग रहने का फैसला कर लिया और आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की,
लेकिन 2 साल से पुलिस के चक्कर काटने के अलावा उसे सिर्फ मायूसी ही हाथ लगी। बिहार के बगहा में 55 साल के एक शख्स की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस केस में बुजुर्ग की बहू और उसके पिता को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। महिमा नाम की महिला के पति की मौत 2 साल पहले हो गई थी। उसके 2 बच्चे भी हैं। कहा जा रहा है कि ये पूरा विवाद संपत्ति के विवाद को लेकर हुआ। झगड़ा बढ़ने पर बहू महिमा ने अपने पिता और कुछ दूसरे लोगों को घर बुलाया और 55 साल के श्याम सुंदर कुशवाहा की गला रेत कर हत्या करवा दी। अब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही घर को सील कर दिया है। राजस्थान के कोटा में बीजेपी नेता पर अपनी बहू से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। कई दिन पहले पीड़िता ने रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन पुलिस देर से एक्शन में आई। बहू के हंगामे के बाद पुलिस ने बीजेपी नेता ओम प्रकाश मेघवाल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद पुलिस रिपोर्ट के आधार पर आरोपी ओम प्रकाश मेघवाल को कोर्ट ने 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया। केस कोटा जिले के रामगंज मंडी इलाके का है, जहां रिश्तों को शर्मसार करने वाला ये मामला सामने आया। आरोपी ओम प्रकाश मेघवाल ग्राम पंचायत का प्रधान पति भी है। पीड़िता का कहना है कि शादी के बाद पति जयपुर में पढ़ाई के लिए गए थे। इस दौरान वो घर में अकेली रहती थी। आरोप है कि ओम प्रकाश मेघवाल इस दौरान छेड़छाड़ करता था। यूपी के अमरोहा में एक कलाकार की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। का इकलौता भाई आशीष जागरण और रामलीला में महिलाओं का किरदार निभाता था। आशीष के संबंध सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाने वाले बंटी नाम के शख्स से हो गए थे, लेकिन हाल के दिनों में विवाद बढ़ गया था। लिहाजा बंटी ने आशीष को निपटाने की योजना बना डाली। बंटी ने 50,000 रुपए में बिट्टू सैनी नाम के शख्स को सुपारी दी, जिसमें नरेश सैनी भी शामिल हो गया। 10 अगस्त की शाम आरोपियों ने शराब पिलाकर आशीष का गला घोटा और शव खेत में फेंक दिया। हरियाणा के रेवाड़ी में पुलिस ने एक हत्या के आरोपी के साथ वो काम किया जिसकी उम्मीद आरोपी को भी नहीं थी। कोर्ट में पेशी से पहले रेवाड़ी पुलिस आरोपी को लेकर सड़क पर उतर गई। पहले उसे घाघरा पहनाया, फिर ऊपर से सफेद रंग की कुर्ती और हाथ में हथकड़ी डालकर पुलिस आरोपी को लेकर बाजार में निकल गई। आरोपी मुंह नीचे किए हुए पुलिस के साथ चलता जा रहा था और लोग उसका वीडियो बनाते रहे। शर्म की वजह से आरोपी ने एक बार भी अपना चेहरा ऊपर नहीं उठाया। पुलिस करीब 500 मीटर तक ऐसे ही बाजार में घुमाती रही। इस दौरान पुलिस ने लोगों से आरोपी की शिनाख्त करने के लिए कहा। आरोपी की परेड निकालने के बाद पुलिस गाड़ी में बैठाकर उसे कोर्ट लेकर चली गई। आरोप है कि अमित नाम के इस बदमाश ने 6 जुलाई 2024 को एक युवक की उसके बर्थडे के दिन ही हत्या कर दी थी। इसको पकड़ने के लिए पुलिस ने 5,000 का इनाम रखा और जब ये पकड़ा गया तो महिलाओं के कपड़े पहनाकर इसका जुलूस निकाला गया। चोरी, हत्या या मारपीट की कोई वारदात होती है तो अपराधियों का पता लगाने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद लेती है, लेकिन मुरादाबाद में ऐसा नहीं हुआ। वहां पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरे से ही छेड़खानी करते दिखे। 12:51 का वक्त था। कई पुलिस वाले एक घर के पास पहुंचे और दरवाजा खटखटाने लगे। इसी बीच पुलिस वालों की नजर सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी, जिससे वो असहज दिखे। पुलिस वालों ने तुरंत सीसीटीवी कैमरे का एंगल बदल दिया, यानी कैमरे को मोड़ दिया। पुलिस की ये करतूत दूसरे कैमरे में भी कैद हो रही थी, लेकिन पुलिस वालों ने दूसरे कैमरे को भी नहीं छोड़ा। पहले सीसीटीवी कैमरे पर प्रहार किया, फिर उसे दूसरी तरफ मोड़ दिया, ताकि वहां पर जो कुछ पुलिस कर रही थी वो कैमरे में कैद ना हो पाए। मुरादाबाद के कटघर थाना की पुलिस एक आरोपी को लेकर सूरज नगर के गली नंबर 2 में दबिश देने पहुंची थी। वहां बुद्ध सेन और अरुण नाम के व्यक्ति के घर का दरवाजा खुलवाया और अंदर चली गई, लेकिन उस वक्त हैरानी रह गई जब पड़ोसी के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे पर नजर पड़ी। पड़ोसी कारोबारी ने सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे थे, जिसे पुलिस ने तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ का मामला सामने आया है। तस्वीरों में स्कूली बच्चे स्कूल टाइम पर ट्रांसफार्मर बदलने का काम करते नजर आए। 1, 2, 3, 4 गिनते जाइए। बच्चों की है बहुत लंबी कतार। हाथों में रस्सी पकड़े मासूम वो काम करते दिखे जो बिजली विभाग कर्मियों को करना था, लेकिन बिन श्रमिकों के ही टीम स्कूल ट्रांसफार्मर लगाने पहुंच गई। जरूरत पड़ी तो बच्चे बुला लिए। सवाल शिक्षा विभाग की लचर व्यवस्था पर भी है, जिसने श्रम कानून की धज्जियां उड़ा दी। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब हाईकोर्ट ने इस वीडियो पर संज्ञान लिया और जिला शिक्षा अधिकारी से जवाब तलब किया। अब जिला शिक्षा अधिकारी लापरवाही बरतने वाले शिक्षक पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम मंगवाई गई। कोर्ट में ही ईवीएम से वोटों की गिनती हुई और उसके बाद 3 साल पहले जिस प्रत्याशी को हारा हुआ बताया गया था, उसे विजयी घोषित किया गया। ये मामला हरियाणा के पानीपत से जुड़ा है, जहां 3 साल पहले सरपंच का चुनाव हुआ था। चुनाव के बाद भुआना लाखू गांव में
कुलदीप सिंह को विजेता घोषित किया गया। लेकिन फैसले पर सवाल उठाते हुए हारे हुए प्रत्याशी मोहित सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और जब सुप्रीम कोर्ट में 6 बूथों के ईवीएम की दोबारा गिनती हुई तो पता चला कि जिस मोहित कुमार को हारा हुआ बताया गया था उसे कुलदीप कुमार से 51 वोट ज्यादा मिले हैं। बड़ी बात तो ये भी है कि पानीपत के एडिशनल सिविल जज ने विवादित बूथों के वोटों की गिनती दोबारा करने का आदेश दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। लेकिन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट से केस जीतने के बाद मोहित कुमार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसके बाद मोहित कुमार के समर्थकों ने जश्न मनाया। अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या उस अफसर पर भी कार्रवाई होगी जिसकी गलती का खामियाजा कुलदीप कुमार ने 3 साल तक भुगता। नैनीताल में जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण को लेकर कांग्रेस हाईकोर्ट पहुंच गई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव है वो दोबारा होगा। हाईकोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि अभी तक लापता जिला पंचायत सदस्यों का पता क्यों नहीं लगाया जा सका। कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान नैनीताल की डीएम भी वहां मौजूद रही और उन्होंने सरकार का पक्ष रखा। जश्न मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले एक दिन पहले आज बीजेपी ने देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया। इस मौके पर दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मौन मार्च भी निकाला। ये मौन मार्च दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास निकाला गया, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ साथ दिल्ली सरकार के कई मंत्री और बीजेपी सांसद भी शामिल हुए। इस मौन मार्च में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद बैनर पकड़कर मार्च करते हुए दिखाई दिए, जबकि उनके पीछे बीजेपी कार्यकर्ता भी तख्ती लेकर चल रहे थे। दरअसल पीएम मोदी ने साल 2021 में 14 अगस्त की तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था, जिसके बाद हर साल 14 अगस्त को विभाजन की त्रासदी को याद किया जाता है। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन भी किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज शायराना अंदाज में विपक्ष पर पलटवार किया। सीएम योगी ने विधानसभा के अंदर एक शायरी सुनाई, जिसके बाद सत्ता पक्ष के विधायक मेज थपथपाने लगे। दरअसल समाजवादी पार्टी के विधायक तमाम कमियों को गिना रहे हैं, ये मुद्दा उठा रहे थे और तभी सीएम योगी ने शायरी के जरिए उन पर पलटवार कर दिया। ये महाकाल का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। नित सिसक रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। अपने भाषण के दौरान सीएम योगी ने पंडित श्यामलाल पांडे की एक कविता भी पढ़ी और 2027 विधानसभा चुनाव में जीत का दावा ठोक दिया कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन करके बस्तियां लूटी, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। अखिलेश यादव भी लगातार शायरी और कविताओं के जरिए ही सोशल मीडिया पर कटाक्ष करते हुए देखे जाते हैं और इस बार सीएम योगी ने उसी अंदाज में समाजवादी पार्टी को जवाब दिया है। विधानसभा में सीएम योगी ने कई मुद्दों पर समाजवादी पार्टी को घेरा। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब उन्होंने यहां तक कह दिया कि समाजवादी पार्टी को अगले चुनाव में गौ माता का श्राप लगेगा। कुछ दिन पहले यूपी में गोबर पर सियासी विवाद हुआ था और इस बार मामला गाय के दूध से जुड़ा था। आपने गाय का दूध पिया, लेकिन गाय के दूध को कहीं भी आपने उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकेंगे? आपको तो गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा। ये श्राप तो आपको लग पाएगा और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए। जिस वक्त सीएम योगी ने विधानसभा में ये बयान दिया, उस वक्त अखिलेश यादव भी लखनऊ में ही थे और फौरन पलटवार कर दिया। हम पे पाप पड़ने की बात कर रहे थे। अगर किसी महिला को न्याय नहीं दिला पा रहे तो पाप उन पे पड़ेगा। दरअसल अखिलेश यादव ने बलरामपुर में दिव्यांग लड़की के साथ हुई हैवानियत के मुद्दे पर सरकार को सवालों के बीच खड़ा किया। यूपी विधानसभा में गौवंश पर चर्चा के बीच पीलीभीत के देवीपुरा गौशाला से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। गौशाला के पास दर्जनों गौवंश के शव पानी में तैरते हैं, जबकि गौशाला के अंदर कई गौवंश तड़पते दिखे। इस बात का पता तब चला जब एक हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ता गौवंशों की सेवा के लिए गौशाला पहुंचे। गौशाला के अंदर गौवंशों की हालत देख हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने हंगामा कर दिया। गौशाला के आसपास और उसके अंदर इतना भयानक मंजर था कि वहां की तस्वीरें आपको ठीक से दिखा भी नहीं सकती। गौशाला के अंदर गौवंशों की हालत खराब थी, वो तड़प तड़प कर मर रही थी। अभी जिंदा है, आंख नहीं है इसकी। यहाँ पे कैसे क्या हालत है यहाँ?
तो वहीं गौशाला के पास कुछ गौवंश के शव पानी में तैर रहे थे, जबकि कई गौवंश के शव गड्ढे में दबे मिले। देवीपुरा गौशाला की हालत देख कार्यकर्ताओं ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी, जिसके बाद इलाके के डीएम दूसरे अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। लेकिन हैरानी तब हुई जब गौशाला का निरीक्षण करने के बाद भी डीएम ने इसे बड़ी समस्या न बताकर सिर्फ बरसाती समस्या कहा। देख लिया मैंने आकर के, और बरसात की वजह से थोड़ी सी समस्या है और हम लोग इंतजाम करा रहे हैं। जब डीएम साहब से पानी में गौवंशों के तैरते शवों के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब और भी चौंकाने वाला था। 10-15 गाय जो पहले से दबी हुई थी वो बरसात की वजह से ऊपर आ गई। डीएम ने इसे बरसाती समस्या बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। हालांकि उन्होंने मृत पड़े गौवंशों के शवों को ठीक से दफनाने का निर्देश दिया। साथ ही सचिव राकेश शर्मा को निलंबित करते हुए सीडीओ को जांच के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बादल फटने के बाद 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। आज दोपहर अचानक पहाड़ों के बीच तेज बहाव के साथ बादल फटे, जिसके बाद आए सैलाब ने कई लोगों की जिंदगी ले ली। 100 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। जिस इलाके में बादल फटा वहां दुर्गा माता का एक प्रसिद्ध मंदिर भी है। उसी प्रसिद्ध मचैल माता मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालु सैलाब से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। बादल फटने के बाद उसकी चपेट में आए लोगों को बचाने के लिए वहां दौड़ भाग शुरू हो गई। कई लोग इधर उधर मदद के लिए दौड़ते हुए नजर आए। घायलों के रेस्क्यू का काम जारी है। मलबे के नीचे से शव मिल रहे हैं। इधर दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक सरकार अलर्ट मोड पर है। Every possible assistance will be provided, whatever required. जिस मिचैल माता मंदिर के पास बादल फटा वो बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच मौजूद है। बादल फटने के बाद पहाड़ों के किनारे बस रही नदी में पानी का लेवल भी बढ़ गया था। तेज बहाव के बीच लकड़ी के पुल से कुछ लोग नदी पार कर रहे थे। किश्तवाड़ जिले में बादल फटने का असर गांदरबल में भी दिखा। जिले में बहने वाली नल्लाह सिंध नदी में पानी का लेवल अचानक से बढ़ा। आमतौर पर शांत रहने वाली नदी ने आज रौद्र रूप ले लिया था। पहाड़ों के बीच से सैलाब आगे बढ़ता जा रहा था। साथ में उसने कई घरों को भी तोड़ दिया। इलाके की नल्लाह सिंध नदी में अचानक आए उफान ने गांदरबल जिले के लोगों को मुश्किल में डाला। आज दोपहर नदी से निकलकर सैलाब लोगों के घरों तक एंट्री ले चुका था। तेज बहाव के साथ दिख रहा ये पानी किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद इस नदी में आया। इधर पुंछ में भी नदी ओवरफ्लो होकर सड़क पर आ गई। खतरनाक बहाव को पार करना इन लोगों की भी मजबूरी थी। नदी में पानी का लेवल बढ़ा तो अब पुंछ में प्रशासन किनारों पर खड़े होकर लोगों को अलर्ट कर रहा है। देश के पहाड़ी राज्यों में इन दिनों बादलों ने बड़ी तबाही मचाई हुई है। बीते 9 दिनों के अंदर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बादल फटने से बड़ी तबाही मची। अभी तक धराली में लापता लोगों का कोई सुराग नहीं मिला है और आज किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद अब तक 36 लोगों के शव मिल चुके हैं। हो सकता है कि समय के साथ मौत के आंकड़े और बढ़ें। इसके साथ ही कल हिमाचल के शिमला में भी बादल फटा था और फिर सैलाब आ गया था। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बीते 9 दिनों में किस तरीके से मौसम लगातार लोगों को नुकसान कर रहा है। उत्तराखंड के धराली में 5 अगस्त को सैलाब आया था। कल हिमाचल में वही तस्वीर हमने देखी और आज जम्मू के किश्तवाड़ में भी सैलाब देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश में कल इतनी बारिश हुई कि वहां रहने वालों के लिए जिंदगी मुश्किल हो गई है। नदी और नालों में पानी का बहाव तेज था। कई जगहों पर पानी कंट्रोल के बाहर हो गया। कुल्लू में अचानक से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। जिन नालों में अब तक पानी की पतली धार देखी जाती थी उसका पानी लोगों को डराने लगा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुल्लू जिले की पहाड़ियों में एक बार फिर बादल फटा और उसका पानी गानवी खड्डू में आ गया। पानी के तेज बहाव में कई चीजें बहती दिखाई दी। टैंकर जैसे कोई नहीं, क्या चादर का कुछ है ये। खतरनाक सैलाब धीरे धीरे लोगों के घरों को घेरता जा रहा था। गांव के लोग ऊपर पहाड़ों पर बैठकर नीचे हो रही तबाही को देख रहे थे। लाहौल स्पीति में भी चंद्रभागा नदी खतरे के निशान के ऊपर चली गई। नदी में पानी इतना ज्यादा था कि उसने इलाके के एक पुल को ही डुबा दिया। ABP न्यूज।
आपको रखे आगे।